अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट करके अजरबैजान बाकू की शहरियत लेने का तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि क्या अजरबैजान बाकू में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ की शहरियत ली जा सकती है और इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? जी कलीमुल्ला, पहले तो ये कि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जी सर, बहुत शुक्रिया। जिसमें बहुत से इन्वेस्टर हजरात इंटरेस्टेड हैं। तो इसमें टू दी पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत से लोग लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हम आज़रबाईजान की शहरियत ले सकते हैं। ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए, ये डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। जी सर। तो सबसे पहले ये है कि कोई भी फॉरेनर, यहाँ का अजरबैजान का कानून है, लॉ है, जो यहाँ की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है कि कोई भी फॉरेनर जब यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है, उसकी वैल्यू अगर $60,000 यानी 60,000 USD के बराबर है, वो 2 कमरों का अपार्टमेंट हो सकता है, वो 3 कमरों का अपार्टमेंट हो सकता है। क्योंकि फॉरेनर यहाँ पे लैंड परचेज नहीं कर सकता, वो अपार्टमेंट खरीद सकता है। तो एक तो सूरत हाल ये है कि वो अपार्टमेंट खरीदे जी साठ सर। हजार डॉलर का। तो या एक या दो अपार्टमेंट खरीदता है, $60,000 के इक्वल जब उसकी अमाउंट हो जाती है तो वो रेजिडेंस अप्लाई कर सकता है, जी जिसमें सर। उसको 2 साल की टेम्परेरी और उसके बाद 5 साल की परमानेंट रेजिडेंस मिलती है। जी सर। और वो 7 साल बाद शहरियत ले सकता है। एक तो ये, दूसरा ये कि वो $60,000 की अमाउंट जो है किसी भी आज़रबाईजान के बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा सकता है। $60,000 उसने डिपॉजिट करवा दिए और वहाँ से जो उसने एक सर्टिफिकेट ले लिया बैंक से जी सर। कि इसके अकाउंट में इतनी अमाउंट मौजूद है, तो वो सर्टिफिकेट अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाकर, यानी $60,000 आपने अपने ही अकाउंट में रखे किसी भी आज़रबाईजानी बैंक में, और आपने वहाँ से सर्टिफिकेट लिया और उसको एप्लीकेशन के साथ लगा के आप दे देते हैं, तो इस बेस पर भी आपको रेजिडेंस मिल जाती है, जी सर। जो ठीक। 2 साल टेम्परेरी और 5 साल परमानेंट है। जी ठीक सर। हो गया। इसके अलावा अगर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें आपको 2 साल के अंदर अंदर पासपोर्ट मिल सकता है, तो वो $3 लाख के इक्वल इन्वेस्टमेंट है। वो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में या किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में या कोई भी आप किसी भी सेक्टर के अंदर $3 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं जी सर। गवर्नमेंट ऑफ आज़रबाईजान के अंदर, आप किसी भी सेक्टर के अंदर जब $3 लाख इन्वेस्ट करते हैं इसकी इकॉनमी में, इसकी मार्केट में, इसकी जो आ जाती है मतलब इंडस्ट्री आ जाती है उसमें, तो तब भी आपको शहरियत देते हैं। जी सर। ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि दो डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। एक पहली ऑप्शन है कि आप कैश डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक में, ठीक हो गया। $60,000। जी सर। तो उसमें आपको और आपकी बीवी और बच्चों को जो डिपेंडेंट्स हैं उन सबको जो है रेजिडेंस मिल जाती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं, 2 अपार्टमेंट, 2 कमरों का अपार्टमेंट या 3 कमरों का अपार्टमेंट, तो तब भी आपको उस बेस पर भी शहरियत मिल जाती है। जी सर, जबरदस्त सर। जैसा कि अभी आपने बताया कि बैंक में भी पैसे रख के इस पे वो टीआरपी ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। जी। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये फायदेमंद साबित होगा बंदे के लिए कि नुकसानदा साबित होगा? अच्छा, इसमें ये आ जाता है कि जब आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर, जी सर। तो आप उसको बाद में रेजिडेंस जब आपको मिलती है तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक हो ठीक गया। है। लेकिन उसमें ये आ जाता है कि रिस्क फैक्टर, जब आपने दोबारा रिन्यू करवानी है तो आपके अकाउंट में उतने पैसे दोबारा होने चाहिए। जी सर। ठीक है। और दूसरा ये कि आप उस कैश को अगर वहाँ पर 1 साल 2 साल पड़ा रहता है तो कैश आपको फ़ायदा तो नहीं दे रहा होता। तो इसकी निस्बत बहुत से लोग उसी $60,000 का कोई 2 कमरों वाला अपार्टमेंट ले लेते हैं, 3 कमरों वाला अपार्टमेंट ले लेते हैं जी सर। और उस अपार्टमेंट को रेंट आउट कर देते हैं। बिल्कुल यानी या ठीक तो है। खुद रह रहे होते हैं या किराए पे दे देते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम किराया जो है वो $400 से $600 तक वो मिल जाता है। ठीक हो गया। अगर आप वो $400-600 ले रहे हैं तो इसका मतलब पाकिस्तानी 60-70 हज़ार रुपया मिनिमम आपका जो है वो किराया आ रहा है। ठीक है। तो एक तो जबरदस्त। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, जी सर। दूसरा आपको उसमें हर महीने इतना किराया मिल रहा होता है। जी तो सर। एज कम्पेयर टू, मेरा तो ये मशवरा है कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो $60,000 कैश बैंक अकाउंट में रखने की बजाय, वो पहली दफ़ा तो हो सकता है कि वो रख के ले ले, लेकिन उसके बाद वो ये सोचे वहाँ पर प्रॉपर्टी ले ले उसकी। जी सर। तो अपार्टमेंट 2 कमरों वाला या 3 कमरों का लेकर
अगर वो खुद नहीं रहना चाहता तो उसे किराए पे दे दे, और उसको हर महीने उसको तकरीबन 400-500 डॉलर आ रहा है, तो मिनिमम 60-70 हज़ार रुपया पाकिस्तानी बनता है, तो वो उसको फ़ायदा हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू कैश डिपॉजिट करवाना जी बैंक सर, के अंदर। बिल्कुल ठीक है सर, जी जी। ज़बरदस्त। सर आप हमें ये बताएं, क्या यहाँ पे मुसलमान सोसाइटी है? यानी कि कोई मुसलमान फैमिली अगर रहना चाहती है तो उनको मसला तो नहीं ज़्यादा? जी, आप ये देखें, यहाँ पर आज़रबाईजान टर्किश कल्चर है, टर्किश लोग हैं, ये पहले टर्की का ही हिस्सा था। तो 98% जो लोग हैं यहाँ मुस्लिम हैं, 98%। ज़बरदस्त सर। तो उसमें जो है सुन्नी और शिया और सारे मज़ाहब तकरीबन 11, यहाँ पर यहूदी भी रह रहे हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन भी हैं, यहाँ पर दूसरे मज़ाहब से भी लोग हैं, लेकिन बहुत अमन और सुकून के साथ रह रहे हैं। यहाँ पर कोई रेशिज़म नहीं है, यहाँ पर कोई सेक्टरिज़म इतनी ज़्यादा नहीं है कि मतलब शिया सुन्नी को मार रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अमन और सुकून के साथ रह रहे हैं। जी सर। तो यहाँ पर अगर आप मुस्लिम हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, या आप सऊदी अरब, दुबई से, या दुनिया के किसी भी मुल्क से आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इस सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस है, और आपको एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड और एज ए बहुत ही अच्छे मेहमान के तौर पर यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, और स्माइलिंग फेस के साथ, यानी कि बिल्कुल भी ये फॉरेनर को डिसलाइक नहीं करते, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और सोसाइटी में भी आपको मिलजुल कर रहने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप मतलब अगर आपके पास कैश है तो आप बैंक में डिपॉजिट करवा दें अपने अकाउंट में, और लेटर लगाकर आप ले लें, और नेक्स्ट आप प्लान कर सकते हैं कि आप 2 कमरों वाला या 3 कमरों वाला अपार्टमेंट लेकर उसको किराए पे दे दें, या जी खुद सर। रहना शुरू कर दें। लेकिन ये है कि ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आने वाले वक्त में, जैसे ये दुबई और दूसरे ममालिक थे ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, इसी तरह से बाकू भी एक ट्रांजिट ट्रेड में इंशाल्लाह ताला इसका बहुत ज़्यादा, ये पूरे यूरोप और सिल्क रूट और ये सारा जो है, इसमें बिजनेस और टूरिज्म दोनों सेक्टर। जी अभी सर। तो मौजूदा हालात ये कोरोना वायरस की वजह से एक एमरजेंसी की सूरत हाल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ये है कि जैसे ये मामला नॉर्मल होंगे तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, और जी सर। ऑनवर्ड इसका जो है इंशाल्लाह जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसको बहुत अच्छा इसमें मुनाफा होने वाला है और प्रॉफिट होने वाला है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे यहाँ पे ना एक सवाल क्लियर करना चाहूँगा अपना, कि क्या यहाँ पे फॉरेनर हैं जो वो अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर टीआरपी अप्लाई किए बगैर डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं? जी, इसमें माजरत ख़्वाह, इसमें जो फॉरेनर है वो अपार्टमेंट खरीद सकता है जी। बिल्डिंग के अंदर, 1 कमरों वाला, 2 कमरों वाला, लेकिन लैंड परचेज नहीं कर सकता। लैंड की लीजिंग कर सकता है वो, अगर जी कंपनी सर। रजिस्टर्ड करवाता है तो 90 साल के लिए लैंड लीज कर सकता है, लेकिन 100% ऑनरशिप वो ट्रांसफ़र सिर्फ अपार्टमेंट की होती है। जी सर। ठीक है, तो इसमें दूसरा सवाल क्या था आपका? सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि फॉरेनर जो है खुद अपने नाम पे टीआरपी ले सकता है, जी, प्रॉपर्टी खरीद सकता है? वो फॉरेनर अपार्टमेंट अपने नाम पे ले सकता है, लेकिन कंपनी के नाम पे लीजिंग कर सकता है, लैंड की लीजिंग, एग्रीकल्चरल लैंड है या दूसरी लैंड है उसको लीज किया जा सकता है। ठीक हो गया सर। लीज करने के बगैर अगर वो लेता है, अपार्टमेंट खरीदता है, जी तो अपने नाम पे खरीद के वो डायरेक्ट जो है परमानेंट रेजिडेंस ले सकता है? जी बिल्कुल, उसको जैसे ही वो परचेज करेगा, उसका जो उसका ऑनरशिप का एग्रीमेंट जो हुआ है, जो जी रजिस्ट्री सर। उसके नाम हुई है, वो जो उसको चखारिश बोलते हैं यहाँ पर, वो चखारिश जैसे उसके नाम होता है, जैसे पूरी दुनिया में उसका आ जाता है ऑनरशिप सर्टिफिकेट आप कह लें, जी सर। तो वो उसको साथ लगा कर उस पर अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जबरदस्त सर, बस यही सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी जी। सर आप हमें बताएं कि हमारे भाइयों को जुबान तो आती नहीं है, जी जी। तो ये जुबान का जो मसला है किस तरह हल कर सकते हैं? जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि कोई भी बंदा जो आज़रबाईजानी ज़ुबान सीखना चाहता है, जब वो यहाँ पर आता है, यहाँ पे रेजिडेंस ले लेता है, तो इस प्रोसेस में तकरीबन महीना 1.5 महीना उसको टाइम लगता है। बिल्कुल तो सर, दो ऐसा ही। महीनों के लिए वो साथ अपना टाइम जो है कंज्यूम करे, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर, लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर $50 तकरीबन माहाना लेते हैं, तो 2 से 3 महीनों में आपको बहुत अच्छी वो ज़ुबान सिखा देते हैं। जी तो सर। इसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है, ये बड़ी आसानी से उसको लिख सकते हैं, पढ़ने में भी आसानी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का जो फ़र्क है वो आप टीचर जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा, तो 2 महीनों के अंदर, 2 से 3 महीनों में अच्छी खासी ज़बान आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और आगे अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन के लिए आपको ज़ुबान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश इतनी ज़्यादा समझी नहीं जाती, तो आज़री ज़बान सीखनी पड़ेगी आपको। मसलन खाना आपने बाज़ार से रोटी लेने जाना है, या प्रोडक्ट्स लेने जाना है,
या कोई भी लेन देन करना है या कोई भी कारोबार करना है, तो ज़बान अगर नहीं आती होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए आते ही सबसे पहले प्लानिंग में इस चीज़ को शामिल रखें। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आप जाके लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है। जी सर, बहुत शुक्रिया। तो सर इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सऊदीया और दुबई की निस्बत अज़रबैजान बाकू में बिजनेस करना कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, या उनका प्रॉपर्टी खरीदना कोई अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे रहाइश रखता है, कैसे ये साबित हो सकता है वहाँ की निस्बत? जी, इसमें सबसे पहले तो आप देखते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं और बहुत से एशियंस लोग जो ऑलरेडी सऊदी अरब या दुबई में रह रहे हैं जी 15 सर। साल से, 20 साल से, 30 साल से। उनकी नस्लें भी वहाँ पर हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस या शहरियत नहीं मिली। ऐसा ही है सर। आज भी उनके बच्चे जो हैं उस बेस पे वो वहाँ पर सेटल नहीं हो सकते और आज भी वो ज़ीरो पे हैं। एक तो बात ये है। दूसरी कि 100% किसी भी बिजनेस की ऑनरशिप उनके नाम नहीं है। जी सर, तो ऐसा यहाँ ही पर है। अगर वो प्रॉपर्टी लेते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक तो बात ये है कि 100% वो ऑनर है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि उनको 2 साल की टेम्परेरी रेजिडेंस मिलती है और 2 साल के बाद 5 साल की परमानेंट रेजिडेंस है और 7 साल बाद उनको शहरियत मिल जाती है। अब उसमें उनके डिपेंडेंट्स यानी उनके वो अपने बीवी बच्चों को भी साथ रख सकते हैं। मुस्लिम सोसाइटी है, टॉलरेट करते हैं, फ्रेंडली हैं, अरबों की तरह आपको गुलाम नहीं समझते, आपको भाई हैं, दोस्त हैं या बहुत अच्छे आपके नेबर्स के तौर पर आपको स्माइलिंग फेस के साथ वेलकम करते हैं। यानी बहुत अच्छी सोसाइटी है, आबो हवा बहुत अच्छी है, यानी कि गर्म नहीं है, रेगिस्तानी इलाका नहीं है, 25% जंगलात है यहाँ पर और उसके साथ साथ पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत इलाका है। पानी जो है, आबो हवा और लोग भी बहुत ज़्यादा टॉलरेट करने वाले हैं, मेहमान नवाज हैं। तो ये सारी खसूसियात हैं और उसके साथ साथ कल को आप बिज़नेस करते हैं तो यूरोप की प्रॉक्सिमिटी में है। एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ जॉर्जिया है, तीसरी तरफ टर्की है। तो ये ममालिक जो है और उसके साथ साथ इसको गेटवे टू यूरोप कहा जाता है। ये सारी चीज़ों को जब आप मिक्सअप कर लेते हैं तो एक ऐसी चीज़ आपके सामने आती है कि जो मुस्लिम सोसाइटी है, टॉलरेट करने वाले लोग हैं, फ्रेंडली हैं, आपको बहुत अच्छा वेलकम करते हैं, आप सोसाइटी में पेनिट्रेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली और बच्चों के साथ रह सकते हैं। पूरा फैमिली सिस्टम है यहाँ पर। आबो हवा बहुत अच्छी है, यानी कि सर्दी का मौसम जो है तकरीबन 2 महीने बर्फबारी होती है, 9 महीने जो है मौसम बड़ा खुशगवार रहता है, जबरदस्त तो सर। 2 महीने गर्मी होती है। तो यानी कि अगर आप सही मानों में कहते हैं कि दुनिया में रहने के लिए पूरा अमन और अच्छी जगह जो है, ये आज़रबैजान आप कह लें कोकाफ का इलाका है, परियों का देश जैसे हमने वो पढ़ा। तो ये इसका आबो हवा बहुत अच्छी है, पानी यहाँ का बहुत अच्छा है, लोग बड़े मुखलस हैं, मेहनती लोग हैं, प्यार करने वाले हैं। तो जो बंदा बिजनेसमैन है या जो भी बंदा रियल ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और इन्वेस्टमेंट, तो ये अभी ग्रो कर रहे हैं। तो अभी ये जो इस सेक्टर में आप समझ लें कि टूरिज़्म सेक्टर है या बिजनेस सेक्टर है, तो अभी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अनसेचुरेशन है। तो कोई भी बंदा अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो आने वाले 2 4 6 सालों में इंशाल्लाह ताला वो ज़िंदगी में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो एज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन आगे जी ग्रो सर, कर सकेगा। जबरदस्त सर। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए और बहुत से मुस्लिम जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। जैसे इस वक्त इंडिया में बहुत से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसा ही तो है बहुत सर। से लोग वहाँ से रीलोकेट करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, आज़रबैजान है या टर्की है वहाँ पर, या फिर सऊदी अरब या दुबई से बहुत से लोग रीलोकेट करना चाह रहे हैं, जी सर। माइग्रेट करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो हम उसको वेलकम कहते हैं, मोस्ट वेलकम। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि कोई हमारा भाई यहाँ पे बिजनेस करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, अपना फ्यूचर प्लानिंग करता है, जी तो जी। उसकी टैक्स रेशो के बारे में तो वो ज़रूर जानना चाहेगा। हर बिजनेसमैन ये पहले पूछता है कि टैक्स रेशो क्या है, तो इस हवाले से देखिए, आप गाइड कर दें जो हमें। आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आप ऑनर हैं उसके, उस पर तो आपको टैक्स नहीं है। जी सर। लेकिन जब आप उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं, तो जब आपने उसको रेंट दिया तो फिर आपको 14% कमर्शियल टैक्स देना पड़ता है। जी सर। ठीक है, तो वो जो आप रेंट लेते हैं, तो या तो आप जिस बंदे को रेंट दे रहे हैं वो आपको टैक्स ऐड करके देता है या आप अपनी जेब से पे करते हैं। जी सर। लेकिन उसकी जो रेशो 14% तक आ जाती है। लेकिन आज जनरल जो बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या ट्रेडिंग का या सेल परचेज का, उस पर 4% सिंप्लीफाइड टैक्स है। तो आप कोई भी बिजनेस करते हैं उस पर आपको 4% टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें हर 3 माह बाद आपको जो स्टेटमेंट देनी पड़ती है जी और सर। अपने अकाउंट्स का हिसाब जो है वो आपको देना पड़ता है। जी तो सर। उसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो 4% सिंप्लीफाइड टैक्स है।
प्रॉपर्टी टैक्स जो आप कह रहे हैं वो तकरीबन 14% है। ठीक हो तो गया ये सर। सारा इसमें टैक्स पूरी दुनिया में यहाँ पर कम तरीन सतह पर है और बहुत अच्छा है, यानी कि यहाँ का निज़ाम है, सिस्टम है, टैक्स का कोई इतना इशू नहीं है। जी सर, जबरदस्त। तो सर ये जो होता है मकलेर वगैरह जो यहाँ पे कंसल्टेंट जो होती हैं, प्रॉपर्टी डीलर वगैरह जिसको हम बोलते हैं, जी जी। वो कितना यानी कि सर्विस चार्जेस लेते हैं अच्छा अपार्टमेंट ढूंढ के देने की और सारा सिस्टम करने अब उसमें दो तरह के सर्विस चार्जेस आ जाते हैं। अगर तो आप बाइंग करना चाहते हैं, अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, लैंड लेना चाहते हैं, तो वो 2% से लेकर 5% तक चार्जेस लेते हैं। ठीक हो गया सर। लेकिन अगर आपने रेंट आउट करना है तो 20% से 30% तक वो एक पहले महीने का जो होता है वो उसमें उनका कमीशन होता है। ठीक हो तो गया वो सर। 20% आप एवरेज कर लेते हैं, 20% तक उन्होंने कमीशन लेना है। लेकिन अगर आप परचेज करते हैं तो वो 2% से 5% तक डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितनी वैल्यू है, उस हिसाब से वो कमीशन चार्ज करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।